हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई संख्या 12 के ऊपर। इसके पहले हमने इस परीक्षा से संबंधित इकाई 1, 2 और 3 पर विस्तार से बातचीत किया है। उम्मीद है कि आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज को जरूर देख रहे होंगे। इसके अतिरिक्त इस प्लेलिस्ट में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कई और अन्य वीडियोज हैं जिनके थंबनेल पर केबीएस लिखा हुआ है, लेकिन ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमने उन वीडियोज को इस प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है, तो समय निकाल कर जरूर देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि इनबॉक्स में भी उस प्लेलिस्ट को डाल दूं। इकाई 12 के सिलेबस पर बात करें तो आपको पढ़ना है अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया एवं विधि, हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका, कार्यालयीन हिंदी और अनुवाद, जन संचार माध्यमों का अनुवाद, विज्ञापन में अनुवाद, वैचारिक साहित्य का अनुवाद, कार्यालयीन अनुवाद, पदनाम, विभाग। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना है कार्यालयीन एवं प्रशासनिक शब्दावली। तो पूरी इकाई आप देख रहे हैं कि अनुवाद पर आधारित है और इसके अलग अलग क्षेत्र रहे हैं, अलग अलग रूप रहे हैं, उन पर हमको बातचीत करना है और हमने पूरी इकाई को कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आप कंसंट्रेट होकर अपने लिए इस वीडियो लेक्चर को सुनेंगे और जहां भी आपके लिए कोई नई चीज दिखाई पड़ेगी उसको आप अपने नोटबुक पर लिखते जाएंगे। जब भी अनुवाद की बात की जाती है तो हम सभी का बचपन याद आ जाता है कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते थे, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते थे। इसके साथ हिंदी से संस्कृत में भी अनुवाद करवाया जाता था। तो अनुवाद से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है, लेकिन जब आज की वीडियो में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो अनुवाद केवल परीक्षाओं को पास करने तक था, लेकिन सही मायने में जो एक अनुवाद और अनुवादक का आपस में संबंध होना चाहिए वो कुछ अलग ही है। तो विस्तार से जब हम देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अनुवाद स्वरूप तथा सिद्धांत क्या है। अनुवाद की शुरुआत सबसे पहले पश्चिम में होती है। पश्चिम के अनुवाद विषयक सिद्धांतों एवं अध्ययनों के 3 चरण दिखाई देते हैं, जिसमें कि पहला जो चरण है अनुवाद विषयक चिंतन, बाइबिल के अनुवादों के आधार पर ही विकसित हुआ। दूसरा जो चरण इसका है पुनर्जागरण के बाद काव्य तथा अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद की प्रक्रिया एवं सिद्धांतों की ओर अनुवादकों का ध्यान गया। तीसरा चरण है अनुवाद के भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का युग। तो आपने अगर फोर्ट विलियम कॉलेज के समय पढ़ा होगा कि उसमें जो भी 4 गद्य लेखक थे वो एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे थे, खासतौर से खड़ी बोली के लिए काम कर रहे थे। खड़ी बोली में के प्रचार में एक बिंदु आपने पढ़ा होगा कि ईसाई मिशनरियों का योगदान। तो ईसाई मिशनरियां जितनी थी वो बाइबिल का अनुवाद कर रही थी। तो कहीं न कहीं जो पहला युग है अनुवाद का वो है बाइबिल के अनुवादकों का। इसके बाद धीरे धीरे 1857 के बाद से आप देखेंगे कि भारतेंदु युग जब धीरे धीरे विकसित हो गया था और उस युग के जितने भी लेखक थे वो एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद कर रहे थे। खासतौर से भारतेंदु के कई नाटक आप देखेंगे जो अनुदित रहे। ठीक है, सवाल भी पूछा जाता है कि भारतेंदु का कौन सा नाटक अनुदित है, कौन सा मौलिक है। तो यही मौलिकता और जो अनुदित सिद्धांत रहा है पुनर्जागरण के बाद काव्य के क्षेत्र में और साहित्यिक विधाओं में दिखाई देने लगता है। तो ये एक दूसरा चरण है। और फिर बाद में लगा कि अनुवाद को एक वैज्ञानिक रूप में भी हम देख सकते हैं, इसलिए विवाद होने लगा कि अनुवाद कला का क्षेत्र है या फिर विज्ञान का है। इसलिए आप देखेंगे कि लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों या फिर राज्य विश्वविद्यालयों में जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं वहां पर अनुवाद की एक अलग पढ़ाई होती है। जैसे जेएनयू की मैं बात करूं तो वहां पर एमफिल ट्रांसलेशन में भी होता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि केवल अनुवाद 2 भाषाओं का आपस में रूपांतरण ही नहीं है, बल्कि एक अब ये संस्थान के रूप में भी इसको लोग देखना शुरू कर दिए हैं।
तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीजें बैठनी शुरू हो गई होंगी कि आखिरकार अनुवाद का स्वरूप कब से निर्धारित होने लगा, और जब स्वरूप विकसित हुआ तो फिर सिद्धांत की जरूरत पड़ने लगी कि सही अनुवाद कैसे किया जाए। क्योंकि जब आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो उसकी किताबों को लेकर काफी कठिनाई होती है कि कौन सी किताब ऐसी है जो कि सरल भाषा में लिखी गई हो। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अलावा मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की बात करूं तो उसकी भी कोई किताब हिंदी में अभी बहुत ठीक मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। कुछ किताबें हैं जो कि ऐसे लगता है कि वो इंग्लिश की अनुदित है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अनुवाद है वो सरलता को भी दिखाता है, कठिनता को भी दिखाता है। अगर अच्छा अनुवादक होगा तो वो भले दूसरे भाषा से अनुवाद किया होगा, लेकिन पाठक को महसूस ही नहीं होगा कि वो अनुदित किताब को पढ़ रहा है। उसी पर हम आगे बात करेंगे। भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद विषयक सिद्धांतों पर विचार किया है। उन्होंने इसके लिए 3 बातों को बताने का प्रयास किया है। पहला तो उन्होंने कहा कि अनुवाद का मूल उद्देश्य स्रोत भाषा की रचना के भाव या विचार लक्ष्य भाषा में यथासंभव अपने मूल रूप में लाना होता है। तो ये आपके परीक्षा में सवाल आ सकता है कि अनुवाद का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है। स्रोत भाषा यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज, यानी कि इसको हम मूल भाषा कह सकते हैं। और लक्ष्य भाषा मतलब ऐसी भाषा जो कि टारगेटेड लैंग्वेज हो। तो जब हम अनुवाद करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 2 भाषाओं का ज्ञान अनुवादक को होना चाहिए। पहला स्रोत भाषा यानी जो सोर्स लैंग्वेज है, दूसरी भाषा जो है लक्ष्य भाषा। जब तक किसी अनुवादक को इन दोनों भाषाओं की जानकारी नहीं होगी वो ठीक से अनुवाद नहीं कर पाएगा। आप अपने दिनों को याद कीजिए जब आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, तो जितना आप हिंदी में जानते थे उतना ही अंग्रेजी के नियमों को भी जानते थे। जितना आप हिंदी के नियमों को जानते थे उतना ही संस्कृत के नियमों को भी जानते थे, तभी आप ठीक से अनुवाद कर पाते थे। तो अनुवाद में 2 भाषाएं होती हैं। पहली जो भाषा है वो स्रोत भाषा और दूसरी जो भाषा है वो लक्ष्य भाषा। दूसरा जो विचार उन्होंने किया कि अनुवाद के लिए स्रोत भाषा में भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस अभिव्यक्ति का प्रयोग है उसे यथासंभव समान या अधिक से अधिक समान अभिव्यक्ति की खोज लक्ष्य भाषा में होनी चाहिए। एक छोटा सा मैं आप सभी को उदाहरण दूंगा, क्योंकि हम लोग तकनीक से जुड़े हुए हैं, वेबसाइट इत्यादि हम लोग प्राय खोलते रहते हैं फॉर्म इत्यादि भरने के लिए। तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ वेबसाइट जो अंग्रेजी में लिखी रहती हैं और होम लिखा रहता है, फिर कोई बॉक्स बनाया रहता है, ऐसे 4-5 बॉक्स बनाए रहते हैं। तो अगर अंग्रेजी में आप खोलेंगे तो होम लिखा रहेगा, इसी को हिंदी में खोलेंगे तो ये मुख्य पृष्ठ लिखा रहता है। वैसे हम सभी जानते हैं कि होम मतलब घर होता है, लेकिन देखिए इसका अनुवाद घर नहीं किया गया बल्कि मुख्य पृष्ठ किया गया। तो जब हम स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसका जो अर्थ हो यथासंभव समान रूप में। एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जैसे हम पढ़ते हैं होम मिनिस्टर और इसका हम हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं गृह मंत्री, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि होम के जगह पर क्या हाउस मिनिस्टर लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि गृह मंत्री का जो अनुवाद किया गया वो होम मिनिस्टर किया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक शब्द और है हाउस वाइफ, तो क्या इसको होम वाइफ कहा जा सकता है? नहीं, हाउस वाइफ मतलब गृहिणी हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी अनुदित शब्द हैं उनका यथासंभव समान अर्थ निकालने की कोशिश की गई। इसी तरीके से एक मुझे वाकया याद आता है कि बीएचयू में एक कोई विदेशी आया हुआ था। उसने कहा कि हिंदी में मेरा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट कई जगहों पर ब्याज के संदर्भ में भी आता है, ठीक है। तो उसने कहा हिंदी में मेरा बहुत ब्याज है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम था कि इंटरेस्ट का एक अर्थ रुचि भी होता है। लेकिन उसने अनुवाद किया तो हिंदी में मेरा बहुत ब्याज है शब्द का प्रयोग किया। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। इसी तरीके से सन 2014 ईस्वी के आसपास में सी सेट के पेपर को लेकर या फिर यूपीएससी के पेपर को लेकर विद्यार्थियों में बड़ा रोष था कि हिंदी में जो भी पेपर आ रहे हैं, हिंदी माध्यम में पेपर आ रहे हैं, उनकी भाषा शैली जो है बहुत ही कठिन है या फिर गूगल ट्रांसलेट कर दी गई है जो कि समझने के परे है। तो इस कहने का मतलब ये है कि अनुवाद केवल करने के लिए नहीं होता है, बल्कि
उसका एक प्रयास ये होता है कि एक भाषा का दूसरे भाषा में जब हम अनुवाद करते हैं, स्रोत भाषा से टारगेट भाषा में अनुवाद करते हैं, तो उसका जो अर्थ होता है यथासंभव समान हो। उम्मीद है कि चीजें आप धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए होंगे। तीसरी बात भोलानाथ तिवारी ने कहा कि लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा के यथासंभव समान जिस अभिव्यक्ति की खोज की हो वह लक्ष्य भाषा में सहज हो, यानी उसके सहज प्रवाह या प्रयोग के अनुकूल हो, स्रोत भाषा की छाया से मुक्त हो। तो कहने का मतलब वही है कि अनुवाद अगर कोई करे तो वो क्या हो, एक तरीके से समझ में आने वाला हो, पाठक के अनुकूल हो। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखना है कि अनुवाद करते समय दो भाषाओं को ध्यान में रखा जाता है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। और फिर इसके बाद यथासंभव दोनों भाषाओं में जो समान अर्थ, निकटता तक पहुंचने वाले अर्थ हों, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए। और पाठक को भी ध्यान में रखा जाए कि अगर सरल अनुवाद किया जाएगा तो पाठक के समझ में आएगा, कठिन अनुवाद किया जाएगा तो फिर पाठक कितना भी अच्छी किताब हो उसको बंद करके फिर अपने दूसरे कामों में लग जाएगा। आगे बात करते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया तथा प्रविधि क्या है। जैसा कि हमने बताया कि अनुवाद मूलतः एक भाषा के कथ्य की दूसरी भाषा के उसी रूप में अभिव्यक्ति की एक पूरी प्रक्रिया है। यदि आपसे कोई पूछे कि अनुवाद क्या है, हम लोग धड़ल्ले से इसको ट्रांसलेशन बोल देते हैं, और जैसे कि वह जाता है का हम बता देते हैं ही गोज, ठीक है। इसी तरीके से सह गच्छति, तीनों भाषाओं में हम प्राय जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अनुवाद करके ही पहुंचे हैं यहाँ पर। तो अनुवाद जो है किसी एक भाषा के कथ्य की दूसरी भाषा में उसी रूप में, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस भाषा का ही रूपांतरण हो जाता है। लेकिन बात एक ही रहती है, चाहे आप वो हिंदी में कहें, चाहे अंग्रेजी में कहें, चाहे संस्कृत में कहें, तो उसी रूप में जो भी अभिव्यक्ति की जाती है उसकी एक प्रक्रिया है अनुवाद। अनुवाद कैसे होता है का स्पष्टीकरण अनुवाद की प्रक्रिया है, उसका भी नियम कानून है। जैसे हिंदी में मैं अगर बोलूं वह जाता है, तो आप देख रहे हैं कि वह यहाँ पर कर्ता हो गया, जाता क्रिया है, ठीक है। तो कर्ता और क्रिया ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब में कई जगह पर आईएनजी लगता है। सबका नियम कानून अलग है, व्याकरण अलग ढंग का है, ठीक है। तो जो अनुवाद कैसे किया जाता है उसको जब स्पष्ट किया जाता है तो वो अनुवाद की प्रक्रिया कहलाता है। और इसकी तकनीकी को हम प्रविधि कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि किस तकनीकी से अनुवाद किया जा रहा है। प्रविधि शब्द आपने सुना होगा, इसी से जुड़ा हुआ है शोध प्रविधि। जब हम रिसर्च करने जाते हैं, पीएचडी करने जाते हैं, तो वहां पर भी हमारे शोध की प्रविधि होती है, सिद्धांत होता है कि किस सिद्धांत के माध्यम से हम अपना रिसर्च करेंगे। तो अनुवाद में भी आप देख रहे हैं कि एक प्रक्रिया होती है और दूसरी प्रविधि होती है। भाषा व्यवहार की एक विशिष्ट विधा के रूप में अनुवाद प्रक्रिया का स्पष्टीकरण एक ऐसी दृष्टि की अपेक्षा रखता है जिसमें अनुवाद कार्य संबंधी बाह्य परिस्थितियों और भाषा संरचना एवं भाषा प्रयोग संबंधी आंतरिक स्थितियों का संतुलन हो। यानी जब आप अनुवाद करने जाएं तो बाह्य परिस्थितियां जो हैं और जो भाषा संरचना है के साथ साथ भाषा प्रयोग और आंतरिक स्थितियों का संतुलन होना चाहिए। ये जब चारों एक दूसरे से संतुलित होंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो वो अनुवाद पाठक के, यानी जो भी पाठक है पढ़ता है उसके समझ के अनुकूल होंगे। बाद में ये पता चला कि अनुवाद प्रक्रिया के कई स्तर होते हैं। तो कौन कौन से स्तर हैं हम देख लेते हैं। मूल भाषा की सामग्री को अनुवादक पढ़ता है, जो ट्रांसलेटर होता है। देखिए मुख्य रूप से आपने देखा कि एक है सोर्स लैंग्वेज, दूसरा है टारगेटेड लैंग्वेज, और इन्हीं के साथ साथ है एक व्यक्ति जिसको कि हम अनुवादक कहते हैं। अनुवादक इन दोनों भाषाओं को जानता है। तो पहले वो मूल सामग्री को, यानी जो सोर्स लैंग्वेज है, स्रोत भाषा है जिसमें कोई सामग्री या फिर विषय लिखा गया है, उसका अध्ययन करता है, उसको पढ़ता है। फिर अनुवादक उसका भाव मन में ग्रहण करता है, ठीक है। उसको फील करता है कि मैं किस शब्द के जगह पर कौन सा शब्द प्रयुक्त करूंगा, लिखूंगा जो ज्यादा उसके निकट अर्थ
प्रस्तुत करेगा। तीसरी बात है कि अनुवादक मूल भाषा के भाव को मन में दूसरी भाषा में अनुदित करता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई अंग्रेजी में कोई बात कहता है तो हम हिंदी वाले उसको अपने मन में एक बार जरूर ट्रांसलेट करते हैं कि ये इस बात को ऐसे कह रहा है। वही बात अनुवादक भी करता है, ठीक है। वो मूल भाषा के भाव को मन में दूसरी भाषा में अनुदित करता है, उसको ट्रांसलेट करता है, जिसको आगे चलकर द्विभाषिया के रूप में भी देखा जाता है। आप देखे होंगे कि सरकारी कामकाजों के लिए जब प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री का दौरा होता है दूसरे देशों में, तो उनके साथ एक द्विभाषिया भी जाता है जो कि उन दोनों भाषाओं का, हिंदी का, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं जापान तो जापानीज का एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कि हिंदी और जापानीज दोनों की ठीक ठाक जानकारी होगी। तो अगर प्रधानमंत्री हिंदी में चीजों को समझ रहे हैं और उधर से कोई जापानीज में बोल रहा है तो वो व्यक्ति जो द्विभाषिया है वो प्रधानमंत्री को ट्रांसलेट करके बातों को बताएगा। अब ये निर्भर करता है कि वो कितना अच्छे से अनुवाद कर सकता है। एक मैं उदाहरण आप सभी को दूंगा, आप लोग 3 इडियट्स मूवी जरूर देखे होंगे, उसमें भी यही है कि एक व्यक्ति है जो कि अपनी अभिव्यक्ति को तो कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं है कि वो किन शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहा है। अगर पता होता तो वो जो निरर्थक शब्द हैं या फिर जिससे उस फिल्म में एक मनोरंजन का हिस्सा दिखाई पड़ता है वो नहीं होता, ठीक है। तो आप वहां से भी कोरिलेट करके देख सकते हैं, समझने के लिए मैंने उदाहरण दिया। अगली बात है कि अनुवादक मन में लिए गए अनुवाद को मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है। अनुवाद की विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अनुवाद में स्रोत भाषा जिसको कि सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, दूसरा लक्ष्य भाषा जिसको कि टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, और तीसरा अनुवादक। इन तीनों की अनिवार्य भूमिका होती है। तो ध्यान में आपको रखना है कि अनुवाद जब भी करने आप जाएंगे तो उसमें 2 भाषाओं का रोल महत्वपूर्ण होता है और साथ में जो अनुवाद करता है अनुवादक उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो धीरे धीरे आपके मन में भी अनुवाद के प्रति ये जो जानकारी है आपको सरलता के तरफ ले जा रही होगी। स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, अनुवादक, इन तीनों को ध्यान में रखिए तो आप अनुवाद को अच्छे से समझ जाएंगे। स्रोत भाषा के विचार, भाव तथा कथ्य को यथास्थिति समतुल्यता अथवा निकटतम रूप में लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए अनुवादक को जिस विशिष्ट क्रिया विधि या प्रविधि से गुजरना पड़ता है उसे अनुवाद की प्रक्रिया कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रक्रिया को डिफाइन करने की कोशिश की गई कि अनुवाद की प्रक्रिया क्या होगी। तो कहा गया कि स्रोत भाषा यानी जो मूल भाषा है, जो सोर्स भाषा है, उसमें जो भी विचार, भाव या कथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उन सभी को लक्ष्य भाषा में जब अभिव्यक्त किया जाता है तो अनुवादक को जिस विशेष क्रिया के साथ, नियम कानून व्याकरण के साथ गुजरना पड़ता है, भावों के साथ गुजरना पड़ता है, वही क्या है, अनुवाद प्रक्रिया है। बाद में अनुवाद प्रक्रिया के 5 सोपान निर्धारित किए गए हैं, 5 इसकी सीढ़ियां हैं। वो कौन कौन सी सीढ़ियां हैं उसको देख लेते हैं। पहली सीढ़ी है कि स्रोत तथा लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर आप अनुवाद करने जा रहे हैं तो आपको स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पाठ या विषय का पूरा परिचय आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आप उसका अच्छे से विश्लेषण कर सकें। चौथा, प्रतिस्थापन कर सकें कि किस शब्द का प्रयोग कहां पर करना है और किस शब्द का प्रयोग कहां पर करना है, ठीक है। वही बात जो मैं आपको ऊपर में बताया था कि होम मिनिस्टर कहां लिखा जाएगा, हाउस वाइफ कहां लिखा जाएगा। आप होम वाइफ नहीं कर सकते हैं या फिर हाउस मिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। अनुवाद की सहायता से पाठ का संरचनात्मक पुनर्निर्माण करने की क्षमता भी अनुवादक के अंदर होनी चाहिए। तो ये 5 सोपान आप ध्यान में रखिए क्योंकि एमसीक्यू में यहां से सवाल बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनुवाद का क्षेत्र, व्याप्ति या उसकी जो सीमाएं हैं कहां तक निर्धारित है। अनुवाद का जो क्षेत्र है उसमें कई पॉइंट्स को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बातचीत के क्षेत्र में,
धर्म के क्षेत्र में, पत्राचार के क्षेत्र में, न्यायालयी क्षेत्र में, कार्यालयी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये 200 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिए कि अनुवाद जो है केवल दो भाषाओं में रूपांतरण ही नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है, जो भावनात्मक लगाव होता है, उसको भी अनुवाद के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। एक धर्म में क्या लिखा गया है, अगर कोई जानना चाहता है, उस भाषा का जानकार नहीं है, तो अपनी भाषा में अनुदित अगर किताब पाता है तो धर्मों के बारे में जान जाएगा। पत्राचार, अगर आप पत्राचार करना चाहते हैं तो वहाँ भी अनुवाद का सहारा ले सकते हैं। न्यायालय में अगर कोई नोटिस आती है या फिर आपके लिए कोई कागज आता है, तो अगर आप अंग्रेजी के जानकार नहीं है तो उसका अनुवाद हिंदी में करके या फिर आपकी मातृभाषा में भी बताने का प्रयास किया जा सकता है। कार्यालयी क्षेत्र में अनुवाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिस पर कि हम आगे बात करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में अनुवाद, जितनी भी साइंस की किताबें हैं, लगभग जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम में जो भी किताबें हैं, ज़्यादातर वो अनुदित किताबें आपको दिखाई पड़ेगी। इसके साथ ही अनुवाद के माध्यम से हम दो देशों के सांस्कृतिक संबंध को भी ठीक से समझ पाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुवाद का महत्वपूर्ण रोल है ही। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में भी एक भाषा से दूसरी भाषा में जो भी साहित्य लिखा गया है उसका अनुवाद होता है, तो हम एक दूसरे की संस्कृति को भी समझ सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनुवाद की भूमिका मैंने द्विभाषा का उदाहरण देते हुए आप सभी को बताया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं अनुवाद के और उनकी सीमाएं हैं। अब आपके सिलेबस में दिया गया था कि हिंदी प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका। तो देखा जाए तो प्रयोजनीयता शब्द जो बना हुआ है, ये प्रयोजन मूलक जो हिंदी हम पढ़ते हैं उसके दृष्टिकोण से ही यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसी हिंदी जिसका उपयोग हम एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं, वही क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल हिंदी, ठीक है। कार्यालयी या फिर कार्यकारी हिंदी इसको कहा जा सकता है। आप देखेंगे कि आज वैज्ञानिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक और प्रशासनिक आदि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का जो रूप उभर कर आ रहा है वह प्रयुक्ति के रूप में ही विकसित हो रहा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, तकनीकी, कार्यालयीन हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है खूब, ठीक है। तो ये सब हिंदी की प्रयोजनीयता के अंतर्गत ही आते हैं। इन विषयों से संबद्ध विचारणाओं या फिर धारणाओं को व्यक्त करने में सक्षम हिंदी का रूप प्रयोजन विशेष के लिए प्रयुक्त रूप को सामने ला रहा है। विषय विशेष से संबद्ध शब्दावली की संरचना हो रही है। नवीन शब्दों के साथ साथ संरचना भी प्रभावित होती ही है। तो जितनी भी हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किताबें देखते हैं या फिर पर्यावरण या फिर जो भी साइंस की किताबें हैं, उनका हिंदी में जब अनुवाद किया जाता है तो उसकी भाषा शैली आप देखते हैं बदल जाती है। तो सॉरी, तो हिंदी का प्रयोग आप देख रहे हैं कि एक प्रयोजनीयता के रूप में भी किया जा रहा है, जिसमें कि अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका कही जा सकती है। आगे जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रायः यह सवाल पूछा जाता है कि अच्छे अनुवाद और अनुवादक के गुण या विशेषताएं क्या होनी चाहिए। यहाँ से एमसीक्यू पर सवाल बन सकते हैं। तो क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा की जानकारी उत्तम होनी चाहिए, मूल रचना की विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए, मूल पाठ और अनुदित पाठ में समानता को ध्यान में रखना चाहिए, कथ्य और कथन प्रणाली को भी समानता के दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए, विशिष्ट मेधा और मनोयोग का होना जरूरी है। मतलब कि जब भी कोई अनुवाद करने जाता है तो पहले तो उसको तटस्थ होना चाहिए और बहुत ही मेहनती मन लगाकर जिसकी रुचि हो वही अनुवाद के क्षेत्र में जाए तो बेहतर काम कर सकता है। नहीं तो फिर ऐसे मनमौजी ढंग का अनुवाद होगा तो फिर उसे पाठक स्वीकार नहीं करेंगे, बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। तो ये कुछ विशेषताएं रही हैं। आगे भी हैं कि अनुवाद विधा का ज्ञान अनुवाद और अनुवादक के लिए बहुत जरूरी है। व्याकरणिक ज्ञान भी
एक अनिवार्य शर्त है अनुवादक के लिए। अनुवाद में प्रामाणिकता और मौलिकता दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हैं अच्छे अनुवाद और अनुवादक के लिए। अब आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है कि कार्यालयी अनुवाद से क्या तात्पर्य है, या फिर कार्यालय संबद्ध साहित्य का अनुवाद। मोटे रूप से इसके अंतर्गत प्रशासनिक कार्यालय, सैनिक अर्धसैनिक कार्यालय, डाक तार कार्यालय, रेल कार्यालय, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कार्यालय तथा संसदीय कार्यालय आदि आते हैं। जब भी कार्यालयीन हिंदी की चर्चा की जाएगी तो यही कुछ क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। कार्यालयी साहित्य मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला जो है बताया गया कि पत्राचार साहित्य, जिसमें मसौदा टिप्पणी आते हैं। दूसरा संसद के प्रश्नों के जवाब, नियतकालिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, जिसको कि हम अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं, अधिसूचनाएं तथा संकल्प, सार्वजनिक सूचनाएं, समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति अथवा टिप्पणी। तो कार्यालयी साहित्य में मुख्य को 2 भागों में बांटा गया यहाँ पर, और बता भी दिया गया कि पहले के अंतर्गत कौन कौन है और दूसरे में क्या आता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो कार्यालयी अनुवाद को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है सांविधिक अनुवाद, दूसरा है असांविधिक अनुवाद। आपके सिलेबस में अगला टॉपिक था कि विज्ञापन में अनुवाद का क्या रोल है। विज्ञापन जैसे ही हम कहते हैं तो जब आप यूट्यूब ये चैनल खोलेंगे तो शुरू में ही आपको कुछ विज्ञापन दिखाई पड़ेंगे, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में ऐड बोलते हैं कि ऐड बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर आपके वीडियो में ऐड बहुत ज्यादा आता है। तो मैं कोई ऐड यहाँ पर नहीं प्रस्तुत करता हूँ, बल्कि जो यूट्यूब वाले हैं वो करते हैं। तो विज्ञापन का ही शॉर्ट नेम है ऐड। अब अनुवाद की क्या इसमें भूमिका है उसको देखते हैं। लैटिन शब्द एडवर्टायर मूल रूप से बने अंग्रेजी के एडवर्टाइजिंग शब्द का अनुवाद है विज्ञापन। मतलब कि एडवर्टाइजिंग का मतलब है विज्ञापन। आप देखेंगे विज्ञापन केवल टीवी पर ही नहीं आते हैं, बल्कि नौकरियों के भी विज्ञापन आते हैं, और तमाम विज्ञापन आ चुके हैं, आप लोग इससे परिचित भी होंगे। आज के युग को हम वैज्ञानिक युग तो कहते ही हैं, विज्ञापन का युग भी कहें तो गलत नहीं होगा। जिधर देखिए उधर विज्ञापन ही विज्ञापन है। जैसे आप सड़क पर उतरना शुरू किए तो 50 तो आपको कोचिंग के विज्ञापन दिख जाएंगे, या फिर सोशल मीडिया खोलेंगे वहां पर विज्ञापन दिख जाएंगे। कहीं भी आप जाएं विज्ञापन से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। घर में विज्ञापन, सड़क पर विज्ञापन, समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविजन पर विज्ञापन, सिनेमा के पर्दे पर विज्ञापन, बस के बाहर और बस के भीतर विज्ञापन, ट्रेन में बैठेंगे तो वहां पर भी विज्ञापन आपको दिख जाएगा, पोस्ट कार्डों, लिफाफों, माचिस की डिब्बियों पर विज्ञापन, यानी कि आप विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। अब इसमें अनुवाद की क्या भूमिका है, आप देखेंगे कि जिस भाषा में ज्यादा लोगों की संख्या है उसमें ज्यादा विज्ञापन किया जाता है। अब आप देखेंगे कई बार कि हिंदी में किया गया विज्ञापन भोजपुरी में भी आने लगा है। और मैं मतलब एक विज्ञापन देख रहा था जिसमें पंकज कपूर कुछ जोड़ या दर्द का विज्ञापन कर रहे थे, और ये लोग भोजपुरी में कर रहे थे। वही विज्ञापन हर लैंग्वेज में ही बना दिया गया। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अभी आईपीएल का मैच खत्म हुआ था, तो इसमें देखेंगे आप कमेंट्री हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ भोजपुरी में भी शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये क्रिकेट का विज्ञापन, क्योंकि भोजपुरी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, और इसीलिए विज्ञापन भी ज्यादा इसमें दिखाया जाता है कि लोगों में आत्मीयता आएगी, लगाव आएगा, और तुरंत उस प्रोडक्ट को वो खरीद लेंगे। तो विज्ञापन में अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका है, इस चीज को आप लोग समझना शुरू कर दिए। अगला टॉपिक दिया गया है वैचारिक या सृजनात्मक साहित्य। वैचारिक साहित्य कहने से किसी खास विषय या विधा का बोध नहीं होता। वैचारिक साहित्य कहने से तात्पर्य है ऐसा साहित्य जिसमें वैचारिक आयाम अभिव्यक्त होता हो, वही क्या है, सृजनात्मक साहित्य है, वैचारिक साहित्य। अब इसमें अनुवाद, क्योंकि जैसे साहित्य को इसलिए इसमें जोड़ा गया है कि आप देखेंगे कि वन लाइनर कुछ कुछ टैग लाइन आते रहते हैं। जैसे घड़ी वॉशिंग पाउडर है तो पहले आता था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसी तरीके से एक कोल्ड ड्रिंक आता था स्प्राइट करके कि डर के आगे जीत है। और भी बहुत सारे विज्ञापन आप देखेंगे जिसमें कि बहुत सृजनात्मकता को ध्यान में रखा गया।
ठीक है। इसी तरीके से एक बार मैच हो रहा था, तो उसमें ये था कि ले घुमा के दे खिलाड़ी, एक आजमगढ़ का कोई व्यक्ति था, उसने लिखा हुआ था। तो हर जो टैग लाइन होती है उसको लोग कॉपीराइट करके रखते हैं कि ये मैंने कहा है, और यही जो है कि खास बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं वैचारिकता या फिर सृजनात्मकता को भी स्पष्ट कर रहा है। पत्राचार में अनुवाद क्या है कि भिन्न भाषा भाषी के लिए अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए एक भाषी का दूसरे भाषा में लिखा हुआ पत्र उड़िया या मलयाली भाषी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यानी कि जब आपको दो भाषाओं की जानकारी नहीं होगी तो वहां पर अनुवादक का ही महत्वपूर्ण रोल दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप जाते होंगे, पत्राचार यहाँ पर बताया गया है, लेकिन मैं पर्यटन के क्षेत्र में बताऊं, अगर आप वाराणसी जा रहे हैं या फिर आगरा जा रहे हैं या जो भी पर्यटनीय स्थल है, तो वहां पर आप देखेंगे कई अनुवादक घूमते हैं, वो ट्रांसलेट करके चीजों को बताते हैं। तो वैसे ही पत्राचार में भी है कि अगर दो भाषा भाषी हैं, एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर वहां पर अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। पत्राचार के कई रूप हैं, जैसे कार्यालयी पत्राचार, न्यायालयी पत्राचार, अकादमिक पत्राचार, व्यक्तिगत या निजी स्तर का पत्राचार, राजनयिक पत्राचार या फिर व्यावसायिक पत्राचार। आगे सिलेबस में दिया है कि जन संचार माध्यमों से संबद्ध सामग्री में अनुवाद की भूमिका क्या है। तो जब हम किसी भाव या विचार या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाते हैं और यह प्रक्रिया सामूहिक पैमाने पर होती है तो इसको जन संचार कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। जब हम किसी भी भाव को या विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं और केवल एक दो लोगों के पास नहीं, सामूहिक पैमाने पर। जैसे मैं आप सभी के लिए उदाहरण दूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या फिर ये जो यूट्यूब चैनल पे हम लोग जुड़े हैं या फिर व्हाट्सएप जो ग्रुप है, वो सब वो क्या है, सामूहिक पैमाने पर चीजें एक दूसरे तक पहुंचती हैं। कोई विज्ञापन निकल जाता है, तुरंत पता चल जाता है, कोई वैकेंसी आ रही है। अभी कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि अब विश्वविद्यालयों में पीएचडी जरूरी नहीं, इस पे आप एक वीडियो बना दीजिए। तो इन ऐसे समाचारों का कब अनिवार्य हो जाए, कब अनिवार्यता खत्म हो जाए, तो कोई कितना वीडियो बनाएगा। इसलिए आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरीके के न्यूज को पढ़कर ही संतोष कीजिए। अब ये नियम किसके लिए बनाया गया भगवान जाने, बीच में पीएचडी अनिवार्य हो गई, अब इसको हटाकर नेट कर दिया गया। कभी हो सकता है कि केवल एमए पास पर भी हो सकता है। तो नियम बनाने वालों के हाथ में है, वो जब चाहे वैसे बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर जन संचार का मतलब है कि जब अपने भाव विचारों को एक सामूहिक पैमाने पर पहुंचाते हैं तो वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। उसमें अनुवाद की क्या भूमिका है कि जन संचार का उद्देश्य जानकारी या विचारों को समाज के उन तमाम लोगों के लिए साझा करना है जो इनसे संबद्ध है या जिन्हें यह जानकारी पहुंचाना अपेक्षित है, ताकि सभी लोग इनसे अवगत हो जाएं या इनका लाभ उठा सकें। आजकल आप लोग देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे, खासतौर से फेसबुक या ट्विटर पे, कोई व्यक्ति अगर हिंदी में लिखा है तो उसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन हो जाता है और अन्य भारतीय भाषाओं में भी हो जाता है। आप उसको टैप करके देख सकते हैं कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब संचार माध्यमों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है शब्द संचार माध्यम, जिसमें कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आती हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए, एमसीक्यू से यहाँ सवाल बन सकते हैं कि शब्द संचार माध्यम में कौन कौन शामिल है। तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें, इनको ध्यान में रखिए। श्रव्य संचार माध्यम में क्या है, रेडियो, कैसेट, टेप रिकॉर्डर। दृश्य संचार माध्यम में दूरदर्शन, वीडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, फिल्में आदि। इसको हम दृश्य और श्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि जनसंचार के तीन क्षेत्र हैं और कौन कौन से हमने बता दिया। अब इसी को विस्तार से यहाँ पर बताया गया है, तो खास अंतर नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि फिल्म के भाषिक अंश का भी अनुवाद किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि इसको हम कई बार बोलते हैं डबिंग। ठीक है, अगर साउथ में कोई फिल्म बनी तो उसका हिंदी में डबिंग यानी अनुवाद किया जाता है, हम उसको देखते हैं। और वही तमिल में है या फिर तेलुगु में है, कन्नड़ में है, तो वहाँ के लोग, या फिर बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं तो उनकी डबिंग उनके क्षेत्रीय भाषाओं में हो जाती है। तो ये भी एक अनुवाद का ही एरिया है। अब आपके सिलेबस में आखिर में था कि प्रशासनिक या कार्यालयी हिंदी की शब्दावली के बारे में।
तो प्रशासनिक शब्दावली का अर्थ, स्वरूप एवं महत्व क्या है उसको देखते हैं कि प्रशासन के कामकाज में जिन उपयोगी रूढ़ि शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको प्रशासनिक शब्दावली कहते हैं। खासतौर से जो भी ऑफिशियल कामों में ज्यादातर शब्द यूज किए जाते हैं या फिर प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत एक किताब ही आप देखेंगे कि दिल्ली कार्यान्वयन ऑफिस से पारिभाषिक शब्दावलियों की किताब नोटिस निकली हुई है, नगेंद्र इसके राइटर हैं वहां से। या फिर जैसे हम डिक्शनरी खरीदते हैं उसी तरीके से प्रशासनिक शब्दावलियां से संबंधित किताबें भी बहुत आती हैं। हमने यहाँ पर उनको नहीं जोड़ा हुआ है और मैं किताब बता दे रहा हूँ कि दंगल झाल्टे, विनोद गोदरे, इनकी किताबों को देखेंगे तो वहां पर प्रशासनिक शब्दावलियां खूब दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो प्रशासनिक शब्दावली का मेन मकसद यहाँ पर है कि प्रशासन के कामकाज में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो प्रशासनिक शब्दावली कहलाते हैं। प्रशासनिक शब्दावली में पारिभाषिक शब्दों की तरह शब्दों का अभिधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रशासनिक शब्दों में लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ का प्रयोग करने से बचा जाता है। विषय सापेक्षता प्रशासनिक शब्दावली की मुख्य विशेषता होती है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो प्रशासनिक शब्दावली की मुख्य विशेषता क्या है, वो है विषय सापेक्षता। कि आप देखेंगे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी भाषा शैली आप देखिएगा, वो टू दी पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए कोई किसी अपराधी को पकड़ना है तो बोले कि जांच चल रही है, हम अगर अपराधी मिलेगा और कानूनी तरीके से जो भी हमें अपनाना पड़ेगा अपनाएंगे। ठीक है, उनकी भाषा शैली को आप देखिएगा, बहुत कम बोलते हैं। भले मीडिया वाले कितना भी उनसे पूछने की कोशिश करें वो टू दी पॉइंट ही बात करते हैं, क्योंकि वो विषय की सापेक्षता को ध्यान में रखते हैं। बाकी नेताओं को बोलने के लिए कह दिया जाएगा तो वो तो चुप ही नहीं होंगे, बाद में उनको बैठाना पड़ेगा। इस टाइप से आपने देखा भी होगा। तो ये है प्रशासनिक शब्दावली का मतलब यही है कि वो सीधे सीधे बातों को कहते हैं, उसमें घुमा फिरा कर बातों को कहने के प्रयास से वो लोग बचते हैं। प्रशासनिक शब्दावली में शब्दों के मानक रूपों को निर्धारित करके प्रयोजन्य बनाया जाता है। प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण प्रायः पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। प्रशासनिक शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली का एक क्षेत्र विशेष है। इस प्रकार के शब्दों में प्रायः विस्तार और संकोच होने पर भी अर्थ प्रकटीकरण में सरलता आती है। प्रशासनिक शब्दावली में बहुप्रचलित शब्दों का भिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करके उनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाता है। तो प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित मैं कुछ आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा और यहाँ पर मेरी कोशिश थी कि आप प्रशासनिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालयीन हिंदी से परिचित हो जाएं और उसकी जो कुछ खास विशेषताएं हैं उससे परिचित हो जाएं। फिर जब आप शब्दों को देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ये बातें बैठ जाएंगी कि अच्छा इसको हम पारिभाषिक शब्दावली या फिर प्रशासनिक शब्दावली कह रहे थे। ठीक है, तो इकाई 12 को हमने सिलेबस वाइज कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आपको पता चली होंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। बाकी इस पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समय के अनुसार लेकर आएंगे। पहले आप नोट्स के माध्यम से परिचित हो जाइए, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा और प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज हैं आप समय निकालकर उनको पाठ्यक्रम के अनुसार देखते रहिए। निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपके नजदीक आती हुई प्रतीत होगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।